देखिए आज आप लोग पढ़ेंगे हुक का नियम, जिसे कहते हैं हुक्स लॉ। तो जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक ने प्रतिबल और विकृति के बीच जो संबंध स्थापित किया था उसे कहते हैं हुक का नियम। उन्होंने बताया अगर कोई वस्तु हमारी प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर रहती है तो उस पर जो कार्य करने वाला जो प्रतिबल होता है विकृति के कैसे होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। तो जो रॉबर्ट हुक थे, तो रॉबर्ट हुक ने बताया कि अगर कोई वस्तु हमारी प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर रहती है तो उस पर जो कार्य करने वाला जो प्रतिबल होता है विकृति के कैसे होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। आपको पता है अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटा दें क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट ले ले रहे हैं ई, चूंकि हम इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं तो कांस्टेंट आप कुछ भी ले सकते हैं और जो भी कांस्टेंट लेंगे यहाँ पर उसकी क्या होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो जो आएगा आपका विकृति। ठीक है। तो ई हमारा एक क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती नियतांक हो गया, जिसे कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है। ई को प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक कह सकते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। ठीक है, कहते हैं। यहां से हम ई का मान निकालेंगे, विकृति इंटू में कहां पहुंचेगी, बटे में। तो ई बराबर हो जाएगा आपका प्रतिबल अपॉन हो जाएगा आपका विकृति। ठीक है। तो ई का मान हमको मिला और ये हमारा क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता गुणांक, जिसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए फिर से देखिए, तो देखिए जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक ने क्या बताया कि अगर वस्तु हमारी प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर रहती है तो उस पर जो कार्य करने वाला जो प्रतिबल है विकृति के कैसे होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो अगर अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं, क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। चूंकि इलास्टिसिटी पढ़ना है तो हमने ई ले लिया यहाँ पे, और जो ई कांस्टेंट हमने लिया, कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं और जो भी कांस्टेंट यहाँ पर लेंगे उसकी कुछ ना कुछ यहाँ पर क्या होगी, वैल्यू होगी। तो जो ई होता है ये हमारा क्या हो गया, अनुक्रमानुपाती नियतांक हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है। अगर यहाँ से ई का मान निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, प्रतिबल अपॉन विकृति। अगर हम इसका मात्रा निकालेंगे, आपसे पूछा जाए प्रतिबल का मात्रा क्या बनेगा, प्रतिबल का मात्रा का पीछे पढ़ चुके, क्या पढ़ा था आपने, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। विकृति का तो कोई मात्रक होता नहीं है, ना विभव होती है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर इसको कह सकते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं, पास्कल। ठीक है, पास्कल। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। अगर इसकी विमा निकालेंगे तो विमा आपकी क्या बनेगी, प्रतिबल की विमा निकलेगी। सिर्फ आपकी विकृति की तो कोई विमा होती नहीं है। प्रतिबल बराबर हमारा क्या होता है, F अपॉन A। ठीक है, आंतरिक प्रक्रिया बल बटे क्षेत्रफल। तो जो F होता है बल की में क्या होती है, mn की -2, क्षेत्रफल की क्या होती है, L की घात 2। इसको ऊपर उठाएंगे क्या बनेगी, n L की घात -1 और T की घात हो जाएगी -2। ठीक है। तो इसकी हो गई आपकी प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। जो प्रतिबल का होता है वही प्रत्यास्थता गुणांक का होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल, और विमा होती है mn -1 T की घात -2। ठीक है। अब जो हमारा प्रत्यास्थता गुणांक E है, इस प्रत्यास्थता गुणांक E के अनुसार जो हमारे प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है। अब जो 3 प्रकार के प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं, एक हमारा होता है एक प्रत्यास्थता गुणांक, एक होता है हमारा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, एक होता है दृढ़ता प्रत्यास्थता गुणांक। तो सभी के मात्रक और विमा बिल्कुल आपके यही रहेंगे जो आपके यहाँ पर दे रखे हैं, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। ठीक है। तो देखिए कौन कौन से 3। तो इसके अनुसार जो हमारे प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है हमारा, जिसे कहते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है। प्रत्यास्थता गुणांक के अनुसार हमारे जो प्रत्यास्थता गुणांक होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका एक प्रत्यास्थता गुणांक, दूसरा बनेगा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, तीसरा बनेगा आपका दृढ़ता गुणांक।
तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो आपने पढ़ा था, अनुदैर्ध्य विकृति पढ़ी थी, अनुदैर्ध्य प्रतिबल पढ़ा था। तो जिस प्रकार से हमारा प्रत्यास्थता गुणांक बना था, क्या बना था हमारा, E बराबर था हमारा प्रतिबल अपॉन विकृति। ठीक है, अगर हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक को लिखेंगे तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या बनेगा, पहले नंबर पे हमने प्रतिबल कौन सा पढ़ा था, अनुदैर्ध्य। ठीक है, अनुदैर्ध्य, विकृति कौन सी थी हमारी, अनुदैर्ध्य। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल बनेगा वो अनुदैर्ध्य विकृति का जो अनुपात बनेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। जब हम आयतन प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ेंगे तब हमारा क्या होगा, दूसरे नंबर पे हमारी जो विकृति थी कौन सी थी हमारी, आयतन विकृति। प्रतिबल कौन सा था, अभिलंब प्रतिबल। तो अभिलंब प्रतिबल अपॉन हो जाएगा आपका आयतन विकृति, उसका जो अनुपात बनेगा वो हमारा कौन सा जाएगा, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। इसी प्रकार से दृढ़ता में पढ़ेंगे, तीसरे नंबर पर हमारा प्रतिबल कौन सा था, अपरूपक प्रतिबल, और विकृति कौन सी थी, अपरूपण विकृति। तो अपरूपक प्रतिबल अपॉन हो जाएगा आपका अपरूपण विकृति। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक, और ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। तो आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक इंपॉर्टेंट है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक को हम लिखते हैं 22 से शो करते हैं, किससे, 22 से। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं इसको, y से, कैपिटल Y से। ठीक है, कैपिटल Y बराबर होता है, हमने पढ़ा था अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, उसी फार्मूला से निकला है जो हमने अभी E बराबर निकाला था प्रतिबल अपॉन विकृति। तो ऊपर रहेगा प्रतिबल और नीचे हो जाएगा आपका अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, आपको लिखना क्या है इसमें, यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखने वाली है, जो भी वस्तु रहेगी वो कहाँ रहेगी, हमारी प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या बोलते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं। इससे काय से गुण करते हैं, y से। तो कैपिटल Y से इसको क्या करते हैं, इसको प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको लिखना क्या है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक में प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, क्योंकि जो बॉडी रहेगी वो आपकी क्या रहेगी, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, और प्रत्यास्थता की सीमा के बाहर के सब चीज क्या हो जाएगी, आपकी जीरो बन जाएगी। तो वस्तु हमारी किसमें होनी चाहिए, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर। प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। किससे नोट करते हैं इसको, कैपिटल Y से। ठीक है, द रेशियो ऑफ longitudinal stress and the longitudinal strain, it is called Young's modulus of elasticity. It's denoted by capital Y. ठीक है, तो आपका हो जाएगा प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। कैसे से करते हैं, कैपिटल Y से। अब आती है क्या मात्रक और विमागी बात। जो मात्रक आपका अभी निकाला था हमने, प्रत्यास्थता गुणांक का कितना निकाला था, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तीनों का सेम रहेगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर क्या होता है, पास्कल। क्या होता है, पास्कल। ठीक है, विमा निकालेंगे, विमा क्या बनेगी, ml-1 t की घात -2, सेम रहेगी जो अभी निकाली थी। ठीक है, तो आपका जो मात्रक होता है वो आपका होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल, तीनों का रहता है सेम। विमा बनेगी ml-1 t की घात -2, जो आपका प्रतिबल का हुआ करता था। इसके बाद दूसरी खास बात यह है कि जो हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो सिर्फ सॉलिड्स के लिए, किसके लिए, सॉलिड्स के लिए, जिसे हम बोलते हैं ठोस। ठीक है, तो आपका जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, जो आपका यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो सिर्फ किसके लिए, ठोसों के लिए। द्रवों और गैसों के लिए क्या होता है, शून्य होता है। द्रवों व गैसों, द्रवों व गैसों के लिए जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक ओनली सिर्फ किसके लिए, सॉलिड्स के लिए, जिसे कहते हैं ठोस। द्रवों व गैसों के लिए जो हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो हमारा कितना होता है, शून्य होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका जिसे कहते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। तो आयतन में देखिए क्या हो जाएगा, फिर दूसरा है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। इसको हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आपने
दूसरे नंबर पे आपने क्या पढ़ा था? अनुदैर्ध्य प्रतिबल की जगह पे आपने पढ़ा था दूसरे नंबर पे अभिलंब प्रतिबल। ये हो जाएगा आपका अभिलंब प्रतिबल। और अभिलंब प्रतिबल के साथ जो विकृति थी वो हमारी कौन सी थी? आयतन। ठीक है। इसके बाद जो हमारा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है इसको किससे हम डिनोट करते हैं? कैपिटल बी से, जो आपका यहाँ पे दे रखा है। तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हम डिनोट करते हैं कैपिटल बी से। अब आपको सेम वही लिखना है, सिर्फ आपको क्या करना है, जहां अनुदैर्ध्य था वहां को आप अभिलंब करते हैं, विकृति में आपका आयतन था तो वहां अनुदैर्ध्य था वहां पर आपको करने आयतन। क्या बनेगा इसमें? हर चीज में आपको हर उसमें आपको यही लिखना है कि जो आपकी वस्तु होगी वो किसमें होगी? प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर। तो आपको लिखना है प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर अभिलंब प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य वो आयतन विकृति के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। किससे नोट करते हैं? कैपिटल बी से। क्या लिखना है? प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। किससे नोट करते हैं? कैपिटल बी से। ठीक है। क्या लिखना है आपको? द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन it is called bulk modulus of elasticity, it's denoted by capital V। क्या बनेगा? प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। किससे नोट करते हैं इसको? कैपिटल V से। ठीक है। अगर इसका मात्रा निकालें तो वही सेम होगा। क्या बनेगा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर क्या होता है? पास्कल। ठीक है। तीनों का सेम रहेगा। इसके बाद विमा क्या बनेगी? ml-1 टी की घात -2। ठीक है। दूसरी जो मेन पॉइंट है आपका, जो हमारा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है ठोसों के लिए अधिक होता है। ठोसों के लिए होता है आपका अधिक। ठोसों के लिए अधिक। इसके बाद जो ध्रुवों का होता है, ध्रुवों के लिए ठोसों से कम। ठोसों से कम। इसके बाद जो गैसों का होता है, गैसों का क्या होता है? सबसे कम। गैसों के लिए सबसे कम। ठीक है। तो जो हमारा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है ठोसों के लिए सबसे अधिक होता है, ध्रुवों के लिए ठोसों से कम होता है, और गैसों के लिए क्या होता है? सबसे ज्यादा कम होता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है जिसे कहते हैं दृढ़ता गुणांक। दृढ़ता गुणांक। ठीक है। दृढ़ता गुणांक को देखिए। दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक। ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, विमा बहुत पूछी जाती है इसकी। तो दृढ़ता गुणांक क्या होता है? दृढ़ता गुणांक को हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से। किससे? ईटा से। तो दृढ़ता गुणांक को हम लिखते हैं ईटा से। ठीक है। ईटा बराबर होता है, तीसरे नंबर पे हमने प्रतिबल पढ़ा था। कौन सा पढ़ा था हमने? अपरूपक प्रतिबल। अपरूपक प्रतिबल। ठीक है। विकृति कौन सी थी हमारी? अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति। ठीक है। आपको क्या लिखना है इसमें? प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर अपरूपक प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? दृढ़ता गुणांक कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं इसको? ईटा से। इसके बाद जो दृढ़ होती है वो दृढ़ता मतलब समझ ही रहे हैं, दृढ़ का मतलब होता है आपका ठोस। तो फिर से देखिए इसमें दृढ़ता गुणांक में क्या लिखने हैं? अपरूपक प्रतिबल आपका है अपरूपण विकृति। प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर अपरूपक प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? दृढ़ता गुणांक कहते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ईटा से। ठीक है। द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेन इट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इट्स रिप्रेजेंटेड बाय ईटा। मतलब द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेन इट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी
इट्स डिवाइडेड बाय ईटा। तो प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर अपरूपक प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, दृढ़ता गुणांक। किससे प्रदर्शित करते हैं, ईटा से। अब आती है इसकी मात्रा की बात। मात्रा को भी सबको सेम क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर क्या कह सकते हैं, पास्कल। इसके बाद इसकी जो विमा होती है क्या होती है, n(l-1) t की घात -2। ठीक है, तीनों का सब कुछ ये मात्रा विमा सब कुछ सेम रहती है। इसके बाद नेक्स्ट चीज है आपका जो दृढ़ता गुणांक होता है वो सिर्फ किसके लिए है, ओनली ठोसों के लिए, केवल ठोसों के लिए, केवल ठोसों के लिए, ठोसों के लिए। ठीक है, द्रवों व गैसों के लिए कितना होता है, 0 होता है। द्रवों व गैसों के लिए ठीक है कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तीनों हो गए। केवल किसके लिए होता है, ठोसों के लिए। द्रवों गैसों के लिए कितना होता है, 0 होता है। यह भी प्रत्यास्थता गुणांक ठोसों के लिए, द्रवों गैसों के लिए 0 होता है। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ठोसों के लिए अधिक, द्रवों के लिए ठोसों से कम और गैसों के लिए सबसे ज्यादा कम। इसके बाद दृढ़ता गुणांक होता है वो केवल ठोसों के लिए है और द्रवों व गैसों के लिए कितना है, 0 है। ठीक है।